तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्लास 9th का आखिरी चैप्टर है। अब तुम देखो कि अपन ने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, मैटर क्या होता है, और अपने आसपास की दुनिया में जितनी भी चीजें सब मैटर है, ये अपन पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और हमने एक और चीज देखी थी कि जो मैटर होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। और फिर सिंपल सी बातें देखी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैसी प्रॉपर्टीज रहती है, ये सब देखा था। फिर सेकंड चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जो मैटर है वो अलग अलग तरीके से कैसे डिवाइड होता है, जैसे कि मिक्सचर, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, ये देखे थे हमने। फिर तुम याद करो कि उस वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, सेकंड में कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, या फिर मिक्सचर के बारे में पढ़ा था? मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। अब याद करो थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ा है, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल पढ़े थे। तो एटम से क्या बनता है, एलिमेंट, और मॉलिक्यूल से क्या बनता है, कंपाउंड। ठीक है, इतना सब याद है। अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही किससे बन रही है, मैटर से, और सारे मैटर ही किससे बन रहे हैं, एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी है तो तुमको पता है कि बहुत जरूरी है, तो हमको पढ़ना चाहिए। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये इतना जरूरी है कि सब चीज इससे बन रही है, तो ये जो एटम है वो अपने आप में कैसा होता होगा। तुम सोचो कि अगर हम ये बात जानेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब हम पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इससे हमारा कुछ फायदा है, या बस ऐसी जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं? एटम को अच्छी तरीके से जानने से क्या फायदा होगा? जानने के लिए तो दुनिया में और चीजें हैं। हाँ, तो तुम बताओ कि एटम के बारे में जानने से क्या फायदा है? मतलब जानने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं ना, तो एटम के बारे में क्यों जानना चाहिए? उसी से बनी है। और तुम देखो ना कि इंसान को इतनी सारी चीजें इंसान ने बनाई हैं, तो बिना जानकारी के कैसे बनाएंगे? और अगर बिना जानकारी के, चलो पहले से भी जैसे इंसानों को पहले नहीं पता था कि एटम क्या होता है, फिर भी चीजें बना लेते थे, पर एटम के बारे में जानने से क्या हुआ कि अब हम और ज्यादा कंट्रोल से और ज्यादा अच्छी और ज्यादा नई चीजें बना सकते हैं। तो कुल मिला के सिंपल सा पॉइंट समझना है कि एटम के बारे में हम जितना जान सकते हैं उतना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि पूरी दुनिया ही किससे बन रही है, एटम से। ठीक है, अब पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से डाल्टन ने हमको बताया था कि एटम सबसे छोटी चीज होती है। डाल्टन ने बताया था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता। डाल्टन के पोस्टुलेट सबको याद है? कितने पोस्टुलेट थे? 6 पोस्टुलेट थे। अब 6 पोस्टुलेट में से तुमको मैंने उस समय भी बताया था और अब फिर से बता देता हूं कि जैसे उसने पोस्टुलेट बताए थे वो उसने उसके हिसाब से बताए थे, उसके समय के हिसाब से बताए थे। पर आगे चल के पता किया कि उसने जो बताए थे उसमें से कुछ ठीक है, कुछ गलत हैं, कुछ आधे ठीक है, कुछ आधे गलत हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे कि उसने सबसे पहले क्या बोला था कि एटम इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब एटम को आप और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि दुनिया में सबसे छोटा क्या होना चाहिए, एटम होना चाहिए। पर तुमको पता है कि आज के समय में हमको एटम के अंदर की बातें मालूम। एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो वो अगर एटम के अंदर है तो वो एटम से छोटे हो गए। तो डाल्टन का जो पोस्टुलेट है वो गलत हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। इसी तरीके से उसने और भी बातें करी थी, तो अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि एटम कैसा है, डाल्टन के पोस्टुलेट गलत कैसे हैं, और हम देखने वाले हैं कि एटम की हिस्ट्री क्या है। देखो हर चीज की एक हिस्ट्री होती है कि नहीं होती? अपन इंडिया एसएसटी में पढ़ते हैं कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसकी क्या हिस्ट्री है। इसी तरीके से अगर तुम रशिया की पढ़ना चाहो तो रशिया की पढ़ सकते हो। हर चीज की एक हिस्ट्री होती है, तो एटम की भी एक हिस्ट्री है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अपन इस चैप्टर में देखेंगे कि सबसे पहले किसका मॉडल आया था एटम के बारे में, थॉमसन का। ठीक है, थॉमसन कौन है? जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। अभी मैं सब पढ़ाने वाला। पर फिर हम देखेंगे कि जो उसने बताया था वो आधा ठीक था आधा गलत था, तो उसके मॉडल को हटा के फिर हम किसका देखेंगे, रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के बारे में हम देखेंगे कि जो उसने बताया वो भी आधा ठीक था आधा गलत था, फिर हम उसका हटा के किसका देखेंगे, नील्स बोर का। अब नील्स बोर का जो है वो आज के समय में अभी तक चल रहा है, उसके अलावा अभी तक कोई नया नहीं आया है, तो अभी तक वो चल रहा है। अब पॉइंट आता है कि अगर इनके गलत थे तो तुम हमको क्यों पढ़ा रहे हो, सीधे नील्स बोर का पढ़ा दो। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने कि अगर इनके एटॉमिक मॉडल गलत थे तो तुम हमको क्यों पढ़ा रहे हो, डायरेक्ट हमको नील्स बोर का पढ़ा दो। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो डायरेक्ट नील्स बोर का क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, बीच के शुरू के 2 क्यों पढ़ा रहे हैं? जानना चाहिए। अपन किसकी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की। अब जैसे तुम अगर इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या यही पढ़ लेंगे कि बस 1947 में भारत आजाद हो गया? क्या ऐसा पढ़ लेंगे क्या?
पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी ना। कहाँ से पढ़ाते हैं इंडिया की जो हिस्ट्री होती है, कहाँ से पढ़ाते हैं? 1857 में पहला युद्ध हुआ था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताते हैं ना, फिर वहां से लेकर शुरू हुई थी और फिर 1857 के बाद 1947 तक की पूरी कहानी बताते हैं। तुम्हारे एसएसटी में कितना है मुझे तो पता नहीं, पर अगर तुम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो इतना तो तुमको पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ये देखने वाले हैं कि एटम के बारे में किसने क्या क्या बताया था, क्या क्या गलत हुआ था, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। समझ में आ रहा है? और क्या देखने वाले हैं? हाँ, तो इतना ही है। अब अपन कुछ बात देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो एटम के अंदर बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो उनके बारे में अपन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये तुम एक टेबल बना लो, ऐसी टेबल बना लो बुक के अंदर, जिससे कि तुमको ये याद भी करनी पड़ेगी और तुमको ये पता भी होनी चाहिए। सब एटॉमिक पार्टिकल देखने हमको, जिसमें पहला हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा हम देख लेते हैं प्रोटॉन और तीसरा हम देखेंगे। अब अगर लिखा है सब एटॉमिक पार्टिकल तो पता होना चाहिए ना कि वो एटम के अंदर की बात कर रहा है। अच्छा, इस चैप्टर में हम एक और चीज देखेंगे कि अलग अलग एटम अलग कैसे होते हैं। हमको पता है कि दुनिया की सारी चीज एटम से बनी है, पर क्या सारे एटम एक जैसे होते हैं? अगर कैल्शियम का एटम है तो वो अलग होगा, मैग्नीशियम का एटम है तो वो अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम है तो वो अलग होगा, कार्बन का एटम है तो वो अलग होगा। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि वो अलग होते हैं तो वो किस तरीके से अलग होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि अगर तुमको आगे चल के, मैंने पहले ही बता दिया वैसे तो, कि 9th और 10th के जितने भी चैप्टर हैं वो आगे चल के बहुत काम आते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो तुमको अगर आगे केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी तुम आगे की केमिस्ट्री समझ पाओगे। चलो, तो इनकी बात कर लेते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमको इनके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमको इनका मास मालूम होना चाहिए, जो कि किसमें हम लिख रहे हैं? ग्राम में लिख रहे हैं, चाहे तो किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 28 ग्राम। प्रोटॉन का कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। और इसका कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24। अब यहां से तुमको एक चीज नोटिस करनी चाहिए, और वो चीज क्या है? तुम कुछ देख पा रहे हो यहां से? इन वाली वैल्यू से क्या क्या समझ में आ रहा है? तो तुम बोलोगे कि मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को P प्लस लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नहीं, हम बोलेंगे कि लगभग लगभग बराबर होता है। ये जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्ट नहीं है पर लगभग वाली हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को N0 लिख सकते हैं, अभी बताता हूं क्यों। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम मान लो कि ऐसा होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है बेटा इसमें, वो ये है कि तुम याद करो, ये वाली वैल्यू तुमने कहीं देखी है? ये वैल्यू कौन सी थी? पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जो एटॉमिक मास नापा जाता है वो किस में नापा जाता है? U। हम बोलते थे ना कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 U है, ऑक्सीजन का 16 U है। तो जो U की वैल्यू थी वो इसी के बराबर थी। अगर तुमको याद नहीं है तो अगर तुमने पहले कहीं लिखी हो तो तुम देख सकते हो। तो ये क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि हम 1U भी बोलते हैं। तो अगर ये 1U है तो ये भी कितना होगा? 1U। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? अब एक और चीज देखो, 10 की पावर माइनस 24 ज्यादा होता है कि 10 की पावर माइनस 28 ज्यादा होता है? क्योंकि माइनस की पावर है तो 10 की पावर माइनस 24 ज्यादा है और 10 की पावर माइनस 28 कम है। तो यहां से तुमको एक चीज दिख रही होगी कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? ये कितना है? 10 की पावर माइनस 24। ये कितना है? 10 की पावर माइनस 28। अगर तुम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करो तो तुमको अगर रेशियो लोगे मास ऑफ, अगर तुम प्रोटॉन से कंपेयर करोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ
इसको कंपेयर करके देखो, यानी कि यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कितना गुना ज्यादा है, 2000। अब तुम सोच के देखो कि ये बहुत ज्यादा हुआ कि कम हुआ, बहुत ज्यादा हुआ ना, बहुत ज्यादा हुआ। मतलब ऐसी बात हो गई कि अगर इस पूरी बिल्डिंग के अपन अपनी इस पूरी बिल्डिंग को खुद से कंपेयर करें तो इस बिल्डिंग का मास जो होगा वो अपन से 2-4 हजार 5,000 गुना ज्यादा होगा। एक आदमी में अगर 70-80 किलो वजन मानते हो तो वो, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक बात और समझो, ये हो गया। चलो इसके बारे में पहले ये टेबल बता देता हूं, फिर इसके बारे में और थोड़ी बात करेंगे। अब इसकी और बात करते हैं चार्ज की। बेटा चार्ज को नापा जाता है कूलाम में, वजन कूलाम, वजन को किस में नापा जाता है, ग्राम में, किलोग्राम में। वॉल्यूम को किस में नापा जाता है, मीटर क्यूब में, लीटर में, मिलीलीटर में। इसी तरीके से चार्ज को नापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कूलाम। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, चार्ज को नापने की यूनिट है कूलाम, ठीक है। तो इसमें क्या अपन को देखना है, तो बेटा इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसका होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और इन पे कितना होता है, इन पे कितना होता है, 0। यहां से क्या समझ में आया, ये वैल्यू देख के क्या समझ में आ रहा है, जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही, जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही, बस अंतर कितना है, प्लस का और। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो तुमने देखा होगा ना कि अपन ऐसे पिछले चैप्टर में देख रहे थे कि है ना ऑक्सीजन पे -2 होता है और सोडियम पे +1 होता है, इस तरीके से कुछ कुछ बातें करी थी। एल्यूमिनियम पे +3 होता है। तो ये -2 +1 ये क्या है उनका चार्ज, और +1 अगर लिखा है तो +1 का मतलब है इसके बराबर, -2 का मतलब, सॉरी +1 का मतलब है इसके बराबर, -2 का क्या मतलब है, इसका मल्टीप्लाई बाय 2, +3 का क्या मतलब है, इसका मल्टीप्लाई बाय 3। पॉइंट समझ में आ रहा है। तुमको पता है कि अगर ये इतनी टफ वैल्यूज को हम अपनी कैलकुलेशन में लाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन टफ होती है। इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि इसको मान लो कि ये 1 यूनिट चार्ज है, इसको क्या मान लो, जिस तरीके से इसको 1 U बोल दिया, इसको बोल दिया कि 1 यूनिट चार्ज है। अब तुमसे कोई बोले कि इस पे 5 का चार्ज है, तो 5 का चार्ज मतलब कितना है, 5 का इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। कोई तुमसे बोलता है कि इस पे 200 का चार्ज है, तो 200 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, समझ में आ रहा है। तो कितना चार्ज है, आदमी तुमको कोई भी बोलेगा तो वो नंबर बताएगा और मल्टीप्लाई तुमको खुद से कर लेना है अगर जरूरत पड़ती है तो, वरना तुमको भी समझ में आ रहा है कि वो किसकी बात कर रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है वो किसकी बात कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद पता होना चाहिए कि इनकी डिस्कवरी किसने करी है। तो इसकी डिस्कवरी करी है जे थॉमसन ने, इसकी डिस्कवरी करी है गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने भी करी है। तो रदरफोर्ड भी हम लिख सकते हैं, पर क्योंकि एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन लिखा है तो वैसे तो इन दोनों ने ही थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है, तो हम दोनों ही लिख सकते हैं। और न्यूट्रॉन की किसने करी है, जेम्स चैडविक। कुछ नहीं है, ये याद करने वाली बातें हैं, इसमें तो कुछ समझने की इतनी बात है नहीं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत लग रही है, ये वैल्यू तुमको याद रखनी पड़ेगी, ये जो मैंने बताई है यार, मास वाली, चार्ज वाली। अब एक और चीज समझ लो, एक और क्या होता है कि इनकी पोजीशन किधर है। तो एटम जो होता है, एटम किसके शेप का होता है पता है तुमको, एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है। अब तुम अगर एटम के स्ट्रक्चर को देखोगे, जैसा कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो एटम के अंदर बेटा क्या होता है कि एटम जो स्फीयर टाइप का होता है उसके बीचों बीच में क्या होता है, एक उसका, ऐसा हमने किस में देखा था, सेल में। और ऐसा हम किस में और देखते हैं, जो अपना प्लेनेट का सिस्टम है, सोलर सिस्टम, उसमें क्या होता है, बीच में सन होता है और उसके आसपास प्लेनेट घूमते हैं। इसी तरीके से बेटा एटम का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मिलते हैं और
न्यूट्रॉन मिलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर कौन नहीं मिलेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम ये समझोगे तो तुमको आधे से ज्यादा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए हम यहां पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? आउटसाइड न्यूक्लियस। ये कहां पाया जाएगा? इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये कहां पाया जाएगा? इनसाइड द न्यूक्लियस। अब अगर तुमको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये पॉइंट किस किस को समझ में आया? वैसे तो इसमें समझने की कोई ऐसी बात ही नहीं है, होता है तो होता है। अब एक बात बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन में जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले बहुत कम, यानी कि बहुत ही कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर हम एटम की बात करें तो एटम में जो ज्यादा वजन वाली चीजें हैं वो कहां पे पाई जा रही हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और जो कम वजन वाली हैं वो बाहर डोल रही हैं आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर एटम के मास की बात करी जाए तो एटम का जो मास है वो पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा किधर बसा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की तो अपने आप में कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे कि तुम ये समझो कि एक हाथी और एक चींटी की शादी हो गई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक हाथी और एक चींटी की शादी हो गई, और जो चींटी है वो हाथी के सिर के ऊपर रहती है, सिर के ऊपर रहती है, दिन भर उसके सिर के ऊपर रहती है। अब क्या होता है कि जो हाथी होता है वो कुश्ती की तैयारी करता है कि उसको ओलंपिक में जाके उसको कुश्ती लड़नी है। और कुश्ती में क्या होता है, नियम होते हैं कि आप इस वेट कैटेगरी में लड़ सकते हो। तुमने देखी है किसी ने कुश्ती कभी? 60 किलो वाली कैटेगरी में लड़ना है कि 65 वाली में लड़ना है कि 70 वाली में? ऐसा एक वेट कैटेगरी होती है। तुम्हारा जितना वजन होगा तुमको उसी कैटेगरी में लड़ना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा हुआ तो तुम फिर दूसरी कैटेगरी देखो, या फिर तुम लड़ ही नहीं पाओगे। तो अब क्या होता है कि हाथी जो है वो 1000 किलो की कैटेगरी में तैयारी करता है। 1000 किलो की कैटेगरी में तैयारी करता है। तो अब हाथी जो है वो, उसका वजन थोड़ा ज्यादा है, तो क्या बोलते हैं, वो दड़ बैठक लगा रहा है और पूरे दिन भर मेहनत कर रहा है जिससे कि उसका वजन जो है वो 1000 के आसपास पहुंच जाए। 1000 से कम होना चाहिए, 1000 से ज्यादा होगा तो वो बेचारा कुश्ती नहीं लड़ पाएगा। तो हाथी जो है वो अच्छी मेहनत करता है, 2-3 महीने तैयारी करता है। उसके बाद वो ओलंपिक में जाता है फार्म बनने। तो फार्म बनने जाता है तो उससे बोलते हैं कि अपना वजन करके दिखाओ तुम्हारा कितना है, तुमको तभी तो 1000 की कैटेगरी में लड़ने देंगे। तो जैसे ही हाथी अपने वेइंग मशीन पे पैर रखने वाला होता है, उतने में चींटी बोलती है, रुको 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 रुको, मेरे को उतर जाने दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा जो ओलंपिक का खेल है वो बिगड़ जाए। अब तुम मेरे को ये बताओ कि चींटी के उतरने से कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि चींटी का वजन हाथी के मुकाबले, ये कौन है और ये कौन है, तो इनके वजन से कोई अंतर पड़ रहा है क्या? पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोलने वाला हूं? तो इसीलिए अगर अभी इस चैप्टर में हम आगे क्या देखेंगे, एटॉमिक मास, और मैं अभी बता देता हूं, और एटॉमिक नंबर। अब तुम बताओ कि एटॉमिक मास अगर देखने वाले हैं तो एटॉमिक मास, अच्छा एक बात और समझ लो, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और न्यूट्रॉन के बारे में कोई नहीं पता, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, पहली बात तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होने से क्या फायदा है, या फिर उससे हमको क्या समझ में आता है? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हैं तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही, इसीलिए जो एटम होता है वो स्टार्टिंग में कैसा मिलेगा? न्यूट्रल मिलेगा, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो तुमको बताया था ना कि जितने भी एटम है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? हर का एटॉमिक नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है पता है तुमको? कितना है? नहीं पता? 8। 16 तो उसका एटॉमिक मास है।
तो अगर मैं बोलता हूं कि सुन लो, अगर मैं बोलता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 है, इसका क्या अर्थ है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं बोलता हूं सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड क्या है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। एटॉमिक मास की बात करते हैं तो तुम बताओ एटॉमिक मास किसके बराबर होना चाहिए? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आ रहा तुमको? तो याद करो हमने बात करी थी कि ऑक्सीजन का जो, अच्छा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है? 16, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो इसमें 8 क्या होंगे और 8 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पर अगर मास की बात कर रहे हैं तो क्या देखेंगे? प्रोटॉन कितने। और अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, सोडियम का पता है कितना होता है? 23, तो 23, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होने चाहिए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 12। अब समझ में आ रहा है कि ये दोगुना क्यों नहीं होता हर बार? जरूरी नहीं है ना कि हर बार दोगुना हो। तुमको लगता होगा कि 8 का 16 कर दो, 6 का 12 कर दो, पर हर बार दोगुना क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या कभी कभी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको? इसी तरीके से अगर अपन और की बात करें तो बेटा जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम कौन सा होता है? के। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 19, तो ये किसके बराबर हो गया? जेड के बराबर। और इसका एटॉमिक मास होता है 40। तो तुम बताओ कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है इसमें? और एक सिंपल सी बात और है कि, अच्छा वो अभी जब आएगा तब हम पढ़ लेंगे। यहां पे ये जो लिखा है इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, एक बार देख लो आराम से तो फिर पूछ लो। चलो तो एक काम करते हैं, वो दो स्केल और पेपर दो, फिर से एक स्केल दे दो और थोड़े बहुत छोटे छोटे कागज के टुकड़े दे दो। इधर देखो। तो अब सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो चार्ज की कहानी है वो आई कैसे होगी, ठीक है। तुम याद करो कि जो डाल्टन था, क्या उसने चार्ज के बारे में कोई बात करी थी? नहीं करी थी। तो क्या हो गया? अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ज की कहानी है वो कैसे आई होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब इंसान ने एक दिन उठ के सोचा होगा कि अरे चार्ज भी कोई चीज होती है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या होगा कि साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। जिस तरीके से न्यूटन ने देखा था कि सेब नीचे गिर रहा है, तो उसने देखा था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तब जाके उसने बात करी किसकी? ग्रेविटी की। ये कहानी सबको पता होगी ना। तो अब ये देखते हैं कि ये चार्ज की कहानी है जो कैसे। अब तो इसके लिए क्या हुआ कि अगर मान लो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से हम समझते हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो अब ये जो कागज के टुकड़े दिख रहे हो तुमको पता ही इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा। ये जो कागज के टुकड़े दिख रहे हैं, तुम देखो अभी ये स्केल इनको अट्रैक्ट, ये जो कागज के टुकड़े हैं इस स्केल इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहे। और सेम एक्सपेरिमेंट हम बैलून के साथ भी कर सकते हैं, जो बैलून होता है वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। अब तुम देखो कि इस स्केल को अगर मैं इस पे ऐसे घिस लेता हूं, मेरे बालों में तो वैसे तेल नहीं है, हैं? ये देखो, ये थोड़ा बहुत किसके बालों में ज्यादा तेल है वो बताएं। ये देखो, बोलो तेरे में हैगा क्या? मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है सब जगह? ओह बहुत तेल है भाई। देखो देखो देखो, ये देखो, ठीक है बेटा। क्या पूरी शीशी डाल रहा है क्या आज ही? हैं? तो अब कुल मिला के, अच्छा अब इधर बात सुन। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो हमने देख लिया, किसकी है ये? अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, इससे हमको कुछ समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हाँ मजा आ गया, चंपी करने मिल गई, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब हमने इसको रब कर लिया तो ये जो स्केल है इसने कागज के पार्टिकल्स को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब तुम सोचो कि कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना कारण के ही कुछ भी हुआ जा रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम जो है वो किसी बाबा के पास नहीं गए हैं कि बाबा ने पर ये जो है चार्ज वगैरह की बात जो है फिजिक्स के अंदर भी आती है, केमिस्ट्री के अंदर भी आती है। अब मेरी बात सुनो, तो हम जो है वो किसी बाबा जैसी बातें नहीं कर रहे कि हाँ बेटा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिजिक्स के पीछे क्या होते हैं, लॉजिक होते हैं, कारण होते हैं। तो यहाँ पे किसका कारण है, तो तुम देखो कि यहाँ से इस वाले एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है कि चार्ज की कोई चीज होनी चाहिए, क्योंकि उसी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम देखो कि जब इसने इसको अट्रैक्ट किया तो ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं लग रहा, मतलब ग्रेविटेशन का फोर्स तो क्या करेगा, उसको नीचे खींचना चाहिए, पर ये ऊपर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। और वो कारण क्या है, चार्ज। चार्ज में हमने क्या पढ़ा था पिछले साल क्लास 8th में, अगर पढ़ा था तो, कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए अभी तुमको समझ में आएगा आगे चल के शायद ऐसा क्यों होता है। मतलब अब देखो लॉ है, ये लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ रिपल्शन। नहीं, मतलब जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ के पीछे कोई कारण नहीं है, होता है लॉ, तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ रिपल्शन, ठीक है। ऐसा पाया जाता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को सॉरी उल्टा बोल दिया, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब इनमें कोई ना कोई चार्ज आ गया है, इसीलिए यहाँ से समझ में आया कि चार्ज नाम की कोई चीज होती है। तुम पहला पेज पढ़ लो, पहला पेज जो है वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो चुका है। चार्ज जो है बेटा अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि ये जो एटम है उसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो तो किसके अंदर बैठे हैं आराम से, न्यूक्लियस के अंदर। बाहर कौन डोल रहा है, इलेक्ट्रॉन। पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था कि जब भी कंपाउंड बनते हैं तो एक दूसरे को क्या देते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन। अब अभी इस चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे जैसे कि, तो क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का अगर एटम देखोगे बेटा तो ऑक्सीजन के ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर इस तरीके से दो शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा, एक यहाँ पे पाया जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन अभी आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि आगे चल के तुमको बताएंगे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, एक ये वाला आ गया और एक मान लो ये वाला आ गया, तो अब कितने होगा इस पे। अच्छा स्टार्टिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, और प्रोटॉन कितने थे, 8। बोलो आया ना। तो इस पे चार्ज कितना था, चार्ज कितना था, 0, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही। पर इसने किसी से क्या ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस पे प्रोटॉन कितने हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर है, प्रोटॉन का तो कोई आना जाना हुआ नहीं है। तो अब इस पे चार्ज कितना हो गया, कितना हो गया, माइनस का। समझ में आ रहा है। और जिसने दिए होंगे फॉर एग्जाम्पल किसने दिए, मान लो मैग्नीशियम ने, तो मैग्नीशियम की बात करते हो तो मैग्नीशियम का होता है बेटा एटम इस तरीके से कि उसके एटम में अगर ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है तो उसमें 3 शेल होंगी। ये अभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको आगे, तुम पेज पलट के देखो, तुमको इस तरीके से दिख रहे होंगे। आगे पेज पलट के देखो, गोल गोल, और आगे, और ये नहीं, और आगे, हाँ ये देखो पेज नंबर बताइयो, पेज नंबर 50 पे तुमको इस तरीके से दिख रहे हैं। तो ये एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो इसको दिए किसने होंगे, अच्छा यहाँ पे इधर देख लो, इधर देख लो, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो किसी ने तो दिए होंगे। तो अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये न्यूक्लियस है, तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इधर कितने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर कितने होंगे, 1 2। तो ये वाले 2 जो हैं वो इधर चले जाएंगे, ये वाले 2 जो हैं वो इधर चले जाएंगे। अब इस पे बताओ
इस पर टोटल प्रोटॉन कितने होने चाहिए 12, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए स्टार्टिंग में 12, तो चार्ज कितना था 0। और अगर बाद की बात करें तो प्रोटॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो चार्ज कितना हो गया इस पे प्लस का। तो ये जो मैग्नीशियम है क्या बन जाएगा, अब ये मैग्नीशियम रहा है कि मैग्नीशियम +2 बन गया है, मैग्नीशियम +2। ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रहा है कि ऑक्सीजन -2 बन गया है, -2 बन गया है। और अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए हमको कौन सा कंपाउंड मिलेगा, Mg। ये कहानी होती है जो कि अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। अभी इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं क्लास 11th में, तुमको मैंने बेसिक बता दिया। जितने भी तुम अभी कंपाउंड देखने वाले हो वो ऐसे बनेंगे। क्लास 10th में हम देखेंगे कि शेयरिंग वाले कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, इसको पढ़ लो पहला पेज। स्केल में बेटा स्केल, दुनिया की सब चीज किससे बनी है, मैटर जो है वो किससे बना है, एटम। और तो स्केल भी तो मैटर है, तो सबके अंदर हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सब के अंदर। क्यों, सब चीज के अंदर ही तो कंपाउंड और एलिमेंट है बेटा। कौन सी चीज ऐसी है जो बिना एलिमेंट कंपाउंड के बन रही है, हमारे अंदर भी एलिमेंट कंपाउंड है, ये सब के अंदर भी है, सब चीज के अंदर है। कोई चीज है ही नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं मिले तुमको। बेटा ऐसा नहीं है ना, मतलब स्टार्टिंग में तो जितने भी एटम मिलते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, अपन को न्यूट्रल स्टेट में मिलेंगे ना। अपन ने रब किया तब जाके उसमें एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब तुमको आगे समझ में आएगा, पहले नहीं कर पाएगा क्योंकि एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अपने आप थोड़ा चले जाएगा, कुछ होना भी तो चाहिए, वो सब तुमको आगे जाके पढ़ाएंगे। हाँ, नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल ऑफ द एटम फॉर्म, वी विल फाइंड। यही कि इतनी सारी बातें समझने के बाद कि एटम इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए ये जो थॉमसन है और जो रदरफोर्ड है, इनने अपना पूरा जीवन एटम को जानने में ही निकाल दिया। हाँ, कैनल रेस क्या होती है वो सुन लो। तो ये जो गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन ने मतलब देखो 1886 में कुछ बोल रहा है ना वो, तो अब 1886 कितने टाइम पहले की बात होगी, बहुत टाइम पहले की बात हो गई। तो 1886 में जो गोल्डस्टीन है उसने क्या किया है कि सेटअप तैयार किया जिसमें उसने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो कैनल रेस दिखी उसको, और उसने उन रेस को अलग अलग पार्टिकल्स के मतलब पास ले जाके देखा, तो देखा कि वो नेगेटिव चार्ज के पास जा रही थी और पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रही थी। तो उसने बोला कि इन वाली रेस को उसने कैनल रेस नाम दिया, और उन रेस की मदद से उसने जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो करी। तो यहाँ से अपन को समझना है कि यहाँ से उसको समझ में आया था कि प्रोटॉन नाम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया पॉजिटिव से दूर जा रहा है, नेगेटिव से पास आ रहा है। समझ में आ रही है। यूट्यूब पे तुम चाहो तो इसको सर्च कर सकते हो, तुमको पूरा एक्सपेरिमेंट करते हुए भी दिखा देंगे शायद। तो कैनल रेस किसे कहते हैं, जो इसने लिखा है ना, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विद अल्टीमेटली। तो अगर कैनल रेस कोई पूछता है तो तुम बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।